तो बच्चों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल मानव केमिस्ट्री में। बच्चों, आज का टॉपिक हमारा है डिफेक्ट। और डिफेक्ट में क्योंकि इससे पहले हम 2 वीडियो बना चुके हैं जिसमें हमने पॉइंट डिफेक्ट के अंदर ही स्टीचोमेट्रिक डिफेक्ट की एक वीडियो और दूसरी थी नॉन स्टीचोमेट्रिक डिफेक्ट। आज हम पॉइंट डिफेक्ट में ही थर्ड कैटेगरी लेने जा रहे हैं, दैट इज इम्प्यूरिटी डिफेक्ट। इम्प्यूरिटी डिफेक्ट, देखिए इन डिफेक्ट कैसे अराइज होते हैं ये हम एक वीडियो में पहले डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें मैंने कुछ तरीके आपको बताए थे कि जब कोई सॉलिड बनाया जाता है, क्रिस्टल बनाया जाता है, तो वो जितना स्लो बनाया जाता है उतना ही पार्टिकल को टाइम मिल जाता है तरीके से अरेंज होने का। यानी कि एक आइडियल अरेंजमेंट कब आएगी क्रिस्टल की, जो बहुत स्लो बनता है। लेकिन अगर हमने जल्दबाजी की तो जल्दबाजी में काम खराब हो जाता है। पार्टिकल, अगर आप क्रिस्टल की फॉर्मेशन जल्दी करते हैं तो पार्टिकल की थोड़ी सी रैंडमाइजेशन हो जाता है, एक डेविएशन आ जाती है अरेंजमेंट में, जिससे डिफेक्ट क्रिएट हो जाते हैं। यानी कि अगर आप प्रोसेस को फास्ट करते हैं, राइट, तो उसमें डेविएशन का चांस रहता है। टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो एक इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट मैंने डिस्कस किया था कि जिसमें 0 केल्विन पर जो इलेक्ट्रॉन का क्लाउड होता है, जैसे सेमीकंडक्टर है, सिलिकॉन है, तो 2 सिलिकॉन के बीच में वो इलेक्ट्रॉन का क्लाउड यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है। लेकिन टेम्परेचर बढ़ाने से वो क्या होता है, कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होने लग जाते हैं, इलेक्ट्रॉन फ्री होने लग जाते हैं, होल्स क्रिएट होने लग जाते हैं। तो वहां पर इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट क्रिएट हुए टेम्परेचर के बढ़ाने से, थर्मल डिफेक्ट भी कह सकते हैं आप उनको। तो टेम्परेचर से भी हो सकता है, फास्ट क्रिस्टलाइजेशन से हो सकता है, प्रेशर बढ़ाने से हो सकता है। लेकिन आज हम देखेंगे कि डिफेक्ट तो कुछ इंप्यूरिटी डालने से भी हो सकता है। इंप्यूरिटी डिफेक्ट जिसका बहुत बेनिफिट मिलने जा रहा है इसको। इंप्यूरिटी डिफेक्ट हम पढ़ेंगे कोवेलेंट सॉलिड में, इन कोवेलेंट सॉलिड और इन आयोनिक सॉलिड। इन आयोनिक सॉलिड, कोवेलेंट सॉलिड और आयोनिक सॉलिड। देखिए कोवेलेंट सॉलिड में हम क्या करने जा रहे हैं, क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड बनाने का ठेका लिया किसने है, कोवेलेंट बॉन्ड बनाने का पूरा ठेकेदार तो कार्बन है, ग्रुप 14 है। तो ग्रुप 14 में अगर हम इंप्यूरिटी ऐड कर दें, या तो ग्रुप 15 की या ग्रुप 13 की, तो सेमीकंडक्टर बड़े ही जबरदस्त बनते हैं, जिसे हम एन टाइप और पी टाइप कहते हैं, जिन्हें हम पढ़ने जा रहे हैं। यानी अगर हम कोवेलेंट सॉलिड में इंप्यूरिटी ऐड कर दें, कोवेलेंट सॉलिड जैसे सिलिकॉन और जर्मेनियम में अगर हम फास्फोरस, आर्सेनिक ऐड कर दें, या सिलिकॉन जर्मेनियम में एल्यूमिनियम, गैलियम ऐड कर दें, तो वहां पर कंडक्टिविटी मल्टीप्लाई हो जाती है ऐसे सेमीकंडक्टर को जिसमें आपने एक्सटर्नली कुछ इंप्यूरिटी डाल दी, कॉल्ड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो ये हम जो पढ़ रहे हैं, इट इज बेसिकली एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर ग्रुप 14 से 15 में डालते हैं, 15 में डालते हैं, अगर हम ग्रुप 15 को 14 में ऐड करते हैं तो एन टाइप, नहीं तो पी टाइप। लेकिन खैर यहां तक जाने से पहले हम ये देखेंगे कि आखिर इसकी नौबत ही क्यों आई। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर से पहले इनके जो छोटे भाई हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, पहले जरा एक बार उससे हम 2-4 हो लेते हैं, तब हमें इसके हालात का सही ज्ञान होगा कि आखिर हम इम्प्यूरिटी कर क्यों रहे हैं। देखिए, अगर हम इम्प्यूरिटी ऐड नहीं करते तो अब हम बात करेंगे प्योर सेमीकंडक्टर की। प्योर सेमी मतलब बीच के हो गए एक तरीके से, जो कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में है वो बेचारे सेमीकंडक्टर हैं, जिनकी कंडक्टेंस कंडक्टर से कम होती है लेकिन इंसुलेटर से ज्यादा होती है, उन्हें सेमीकंडक्टर कहते हैं। और प्योर का मतलब जिसमें कुछ भी इंप्योरिटी ऐड नहीं है, जैसे कि हमारे सिलिकॉन, जर्मेनियम जो होती है वो प्योर सेमीकंडक्टर होती है। देखिए, अब सिलिकॉन का जो क्रिस्टल होगा, ऑब्वियस है वो सिलिकॉन के ही एटम से तो मिलकर बन रहा होगा,
और ये ग्रुप 14 के दे आर टेट्रावैलेंट एलिमेंट, टेट्रावैलेंट एटम्स हैं। टेट्रा आप जानते हैं ये 4 बॉन्ड बना सकते हैं, जैसे कि सिलिकॉन 1 2 3 4, 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 ये ड्रामा चलता रहेगा। तो इस तरह से मतलब ईच सिलिकॉन एटम इज टेट्रावैलेंट। टेट्रावैलेंट का मतलब है कि वो सब 4 बॉन्ड बना सकते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकते हैं, इससे 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 इससे, ये दोनों सब आपस में, ये ऊपर से वगैरह वगैरह वगैरह। तो इस तरह से ये इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो गई। टेट्रावैलेंट 4 बॉन्ड इन्होंने अपने बना बुन लिए हैं सबने, बहुत बढ़िया। चलिए बहुत अच्छा। चलिए देखिए, each silicon atom is tetrahedrally bonded with 4 neighboring silicon atom, क्योंकि सिलिकॉन हो या जर्मेनियम सबके पास अपने 4 एटम होते हैं, सबने बहुत बढ़िया शेप कर। लेकिन अब इसमें कहीं पर भी इलेक्ट्रॉन्स फ्री नहीं है, कहीं पर भी इलेक्ट्रॉन्स फ्री नहीं है। और जब तक इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट नहीं होगी एनर्जी अप्लाई करने पर, अगर इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट नहीं है तो फिर ये कहाँ के सेमीकंडक्टर। तो होता ये है कि सेमीकंडक्टर में जब हम 0 केल्विन पर बात करते हैं तो इनकी कंडक्टिविटी बहुत कम होती है, बकवास 0 केल्विन पे, क्योंकि 0 केल्विन पे जो इलेक्ट्रॉन है वो अपनी सबसे लोवेस्ट एनर्जी स्टेट में है, सबसे लोवेस्ट एनर्जी स्टेट में। लेकिन जब भी टेम्परेचर बढ़ता है क्रिस्टल हीट एब्जॉर्ब करता है, हीट एब्जॉर्ब करेगा तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एनर्जी गेन करना शुरू करते हैं, और एनर्जी गेन करते हैं तो उनकी एनर्जी बढ़ती है बढ़ती है बढ़ती है बढ़ती है बढ़ती है, और बढ़ते बढ़ते वो थोड़े से हायर एनर्जी लेवल पे चले जाते हैं, यानी कि कुछ कोवेलेंट बॉन्ड टूटने शुरू हो जाते हैं। अब जैसे ही कोवेलेंट बॉन्ड टूटा इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया। अब जहां से इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ वहां पर क्या बन गया, एक होल बन गया। इलेक्ट्रॉन तो फ्री हो गया, थोड़े हाई एनर्जी पे चला गया, लेकिन वहां पर जहां से वो गया वहां पर एक होल बन गया। ठीक है, टेम्परेचर आप बढ़ाएंगे तो इस होल को ट्रैप करने के लिए कोई अड़ोस पड़ोस का इलेक्ट्रॉन आएगा, ये होल तो ट्रैप हो जाएगा, लेकिन जहां से इलेक्ट्रॉन इसको ट्रैप करने आएगा वहां पर एक होल क्रिएट हो जाएगा। मतलब अगर इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हैं तो होल इस डायरेक्शन में मूव करने लगेंगे, यानी जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट होती है उससे अपोजिट डायरेक्शन में होल्स की मूवमेंट। अब जैसे ही एक बॉन्ड टूटा, एक इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ, एक होल बना, 2 बॉन्ड टूटेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे, 2 होल बनेंगे। तो जितने यहां पर इलेक्ट्रॉन्स हैं पर यूनिट वॉल्यूम, उतने ही यहां पर होल्स भी हैं। जितने यहां पर इलेक्ट्रॉन्स हैं पर यूनिट वॉल्यूम, उतने ही यहां पर होल्स क्रिएट हो रहे हैं। तो जितने आप बॉन्ड तोड़ते जाएंगे उतने इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे, यानी कि प्योर सेमीकंडक्टर में जो बातें सामने आ रही हैं वो क्या है कि टेम्परेचर बढ़ाने से होल्स क्रिएट हो रहे हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं, और उनकी मूवमेंट से करंट बढ़ रहा है, कंडक्टेंस बढ़ रही है, कंडक्टिविटी बढ़ रही है। चलिए, इसका मतलब ये हुआ, जो बात अभी समझ में आ रही है वो ये है कि as temperature increases, number of free electrons increases, conductivity increases। यानी कि हम कंडक्टिविटी बढ़ा तो पा रहे हैं, लेकिन उसके लिए हमें गर्म करना पड़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ाना पड़ रहा है, बॉन्ड तोड़ने पड़ रहे हैं, और ये हायर टेम्परेचर पे जाकर कुछ अच्छी कंडक्टिविटी शो कर रहा है। यानी कि कुछ हालात ऐसे हैं, बच्चा मेहनत कर रहा है, थोड़े नंबर बढ़े, और मेहनत की थोड़े से और बढ़े, और मेहनत की थोड़े से और बढ़े। अब हमें कुछ ऐसा जुगाड़ करना है जिससे बच्चा बस थोड़ा सा पढ़े और नंबर आ जाए बिल्कुल भरपूर। ओहो, मतलब ऐसा अगर मंत्र मिल जाए तो बस भगवान जाने क्या होगा। अब हम कुछ ऐसा ही जुगाड़ करने वाले हैं कि जो प्योर सेमीकंडक्टर हैं, जिसमें अभी एक्सटर्नली कुछ नहीं मिलाया गया है, इन्हें इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर भी कहते हैं। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर।
कंडक्टर। ये बेसिकली प्योर सेमीकंडक्टर है, अभी इसमें कुछ भी ऐड नहीं किया गया। इनकी कंडक्टिविटी बढ़ती है लेकिन टेम्परेचर बढ़ते हैं तब, और टेम्परेचर बढ़ता है तो इलेक्ट्रॉन्स का एनर्जी लेवल बढ़ जाता है, बॉन्ड टूट जाते हैं, फिर इलेक्ट्रॉन्स क्रिएट हो जाते हैं, होल्स क्रिएट हो जाते हैं, जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने होल्स होते हैं, सिलिकॉन, जर्मेनियम, इस तरह से। ओके, नो प्रॉब्लम। अब हम क्या करने जा रहे हैं, अब हम कुछ इम्प्योरिटी ऐड करने जा रहे हैं कोवेलेंट सॉलिड में, क्योंकि सिलिकॉन, जर्मेनियम दे आर कोवेलेंट सॉलिड, और इसमें हम एक्सटर्नली कुछ ऐड करके इनकी कंडक्टेंस को मॉडिफाई करेंगे, तो जो नए कंडक्टर बनेंगे, सेमीकंडक्टर बनेंगे, दे आर नोन एज एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अब किसमें क्या ऐड किया जाए, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, किसमें क्या ऐड किया जाए वो बहुत जरूरी है। देखिए हम क्या करने जा रहे हैं, अब हम पढ़ने जा रहे हैं डोपिंग, जिसको शुद्ध हिंदी में कहें तो भाइयों मिलावट कहते हैं, मिलावट। अब देखिए, जैसे अगर मुझे दूध में कुछ मिलाना है, अगर कोई बहुत बढ़िया, कोई बहुत बड़ा व्यापारी है, दूध का दूधिया है और बहुत बड़े लेवल पे बिजनेस कर रहा है दूध का, लाखों लीटर दूध एक दिन में बेचता है, तो दूध में ऐसा क्या मिलाए जिससे उसके ग्राहकों को पता भी ना चले, एक बात, जिससे कि दूध की प्रॉपर्टी भी ना बदले, मतलब बहुत ज्यादा चेंज दूध की प्रॉपर्टी में ना आए, जिससे कि कस्टमर उसको पकड़ ना पाए, ठीक है। तो उसने सोचा कि मिलावट की जाए, दूध में पानी मिलाया जाए, और उसने कुछ फॉर्मूला भी अपना सोचा कि 1 लीटर दूध में, या 1 लीटर दूध में अगर मैं पानी की एक बूंद मिला दूं, 1 ml मिला दूं, तो 1 लाख लीटर में अगर मैं कुछ 100 लीटर पानी मिला दूं, तो जो 100 लीटर पानी से जो वॉल्यूम बढ़ेगी, जो दूध में जाएगा, वो उतना फ्री वो पैसा कमाएगा। अगर 1 लीटर दूध भी 50 रुपए का, तो अगर उसमें 100 लीटर भी दिन में पानी मिलाया होगा, तो 100 इंटू 50 वो 5,000 रुपये तो दिन के एम ही कमा रहा हो, फ्री में कमा रहा है, जस्ट पानी मिला के कमा रहा है। अगर वो और बहुत बड़े लेवल पे करे, करोड़ों लीटर पे करे, करोड़ों टन पे करे, तो उसका प्रॉफिट भी लाखों में होगा पर डे का, सिर्फ पानी मिलाने से। अब पानी को इसलिए मिला रहा है जिससे कि उसका प्रॉफिट तो बढ़ रहा है, और मिल्क की प्रॉपर्टी में इतना चेंज नहीं आया कि कस्टमर उसको पकड़ सके, मतलब मिलता जुलता। अब ऐसा तो है नहीं कि मिल्क में अल्कोहल मिला देगा, दबा दबा और भाई साहब पब्लिक को सेट करेगा, ऐसा नहीं है। उसने सोचा कि ऐसी चीज मिलाए जिससे कि पकड़ में ना आए, राइट। जैसे दुकानदार में आपने देखा होगा दाल में पत्थर मिलाते हैं, लेकिन बहुत सारी दाल है, 1 किलो दाल है, अगर उसमें 1 ग्राम पत्थर मिला दिया तो कोई बड़ी बात नहीं है। अगर इसी लेवल पर हम मिक्सिंग करते रहे कि 10 करोड़ केजी या टन दाल है और उसमें 1000 किलो पत्थर मिला दिए, तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। तो 1000 किलो जो पत्थर मिल गए उससे वो फ्री का प्रॉफिट कमाएगा वो। लेकिन अब आप ये देखिए कि जो पत्थर मिलाए गए उनका साइज देखिएगा, वो काफ़ी हद तक उससे मिलता जुलता होगा। जो साइज दाल के पार्टिकल का है वही साइज तकरीबन मिलता जुलता पत्थर का भी होगा। ऐसा नहीं कि बड़ी बड़ी ईंटें डाल देंगे, नहीं, तो फिर पता चल जाएगा ना, वो डॉपिंग अलाउ नहीं होगी, मिक्सिंग अलाउ नहीं होगी। दुकानदार बड़े चंट हैं, दूध में तो पानी मिलाएंगे तो दाल में पत्थर मिलाएंगे, राइट। यानी कि सॉलिड में सॉलिड मिला रहे हैं, कहीं ना कहीं लिक्विड में लिक्विड मिला रहे हैं, एक जैसा करने की कोशिश है उनकी। हम भी यहाँ पे यही करेंगे, कुछ एक जैसा करने की कोशिश करेंगे, जिससे कि उसकी प्रॉपर्टी को हम बढ़ा दें, 4 चांद लगा दें। अब देखिए ग्रुप 14 के अड़ोस में और पड़ोस में 13 और 14 है। ग्रुप 14 में कौन है, कार्बन, सिंक गए सोने पंजाब, ये आप सब जानते हैं। ग्रुप 14, ग्रुप 15 में नई पड़ोसन आई सब बिगड़े, नई पड़ोसन आई सब बिगड़े, और बाल गेंद तेल, बाल गेंद तेल। अब क्या होता है, ये हमारे सेमीकंडक्टर होते हैं जिनकी कंडक्टिविटी को हमें मल्टीप्लाई करना है। तो हम क्या कर सकते हैं, यहां पर सिलिकॉन का जो साइज है उससे काफी मिलता जुलता साइज फास्फोरस का और एल्यूमिनियम का है, उसके अगल में या बगल में, पास में या पड़ोस में। फास्फोरस का साइज काफी हद तक सिलिकॉन से मिलता जुलता हुआ है। आर्सेनिक का साइज थोड़ा सा चेंज है, तो इसलिए हम आर्सेनिक को तो सिलिकॉन में अवॉइड करेंगे, हाँ, लेकिन आर्सेनिक को हम जर्मेनियम में या गैलियम को जर्मेनियम में डाल सकते हैं, क्योंकि इनका साइज आपस में काफी हद तक एक जैसा है। एक बात तो ये समझ में आई कि साइज एक जैसा होने से वो मिक्सअप हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा उसका कि वो बाहर का है या अंदर का है, एक बात।
लेकिन बहुत माइन्यूट लेवल पर डोपिंग की जाएगी। जिसके अंदर डोपिंग कर रहे हैं वो है हमारा होस्ट, और जो बाहर से आ रहा है वो है गेस्ट। जैसे मिल्क हमारा होस्ट था तो पानी हमारा गेस्ट था, दाल हमारी होस्ट थी तो उसके अंदर जो पत्थर मिलाए वो गेस्ट थे। तो यहां पर ग्रुप 14 हमारा होस्ट है, तो ग्रुप 13 और 15 हमारे लिए गेस्ट हैं। और घर में अगर गेस्ट बहुत ज्यादा आ जाए तो दिक्कत है, इसलिए गेस्ट कम, जितने कम आएंगे गेस्ट उतना सिस्टम आप बेटर तरीके से मैनेज कर पाओगे। तो यहां पर होस्ट और गेस्ट में अगर होस्ट के इतने पार्टिकल हैं तो गेस्ट का एक पार्टिकल। ये किसी बुक में टेस्ट ऑफ 5 होता है, किसी में 6 होता है, किसी में 7, तो कुछ इस तरह का स्टैंडर्डाइज नहीं है। तो ये एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग मैंने लिखा है। एनसीईआरटी में कुछ न्यूमेरिकल है, उसके वहां से मैंने डाटा लिया हुआ है कि फॉर 1 लाख पार्टिकल ऑफ होस्ट देयर इज 1 पार्टिकल ऑफ गेस्ट। पार्टिकल की बात हो रही है, एटम की बात हो रही है, आयन की बात हो रही है। अगर आयनिक में बात करेंगे तो आयन्स आ जाएंगे, एटम की बात करेंगे तो कोवेलेंट सॉलिड हो जाएगा। यानी 1 लाख पर 1 लाख एटम अगर होस्ट के हैं तो मात्र 1 एटम हम गेस्ट का लेंगे। उससे क्या होगा, देखिए उससे बहुत कुछ होगा। तो अब जैसे कि डोपिंग हम कर रहे हैं, मैंने बताया डोपिंग का रेशियो ये है, और सिमिलर साइज, एग्जैक्टली सिमिलर तो नहीं हो सकता बट आसपास, है ना, आसपास हमें साइज लेना है जिसको हमें डॉप करना है। तो अब देखिए हम क्या करने जा रहे हैं, हम डोपिंग करने जा रहे हैं 14 के अंदर 15 की, 14 के अंदर 15 की। डोपिंग करें कैसे, जैसे ग्रुप 14 का मतलब है जैसे सिलिकॉन है, तो सिलिकॉन के क्रिस्टल में जैसे आपने सिलिकॉन को मान लीजिए हीट किया, और एनवायरनमेंट किसका है, फॉस्फोरस का एनवायरनमेंट है, फॉस्फोरस के वेपर के साथ आप उसको हीट कर रहे हैं। मान लो आपने पूरे सिलिकॉन को पूरा मेल्ट कर दिया है, लिक्विड फॉर्म में बना दिया है, और उसमें फॉस्फोरस लिटिल अमाउंट में इस पर्टिकुलर रेशियो में ऐड कर दिया, एक होमोजीनियस मिक्सचर बन गया, ठीक है। ठंडा होगा, क्रिस्टल बन जाएंगे, ठंडा होगा, अलाउड टू कूल कर देते थे, बहुत आराम से वो कूल होता रहेगा, क्रिस्टल बन जाएंगे। लेकिन अब उस क्रिस्टल में आप देखिएगा क्या सीन होगा, क्योंकि बहुत बड़ी अमाउंट में है सिलिकॉन और बहुत लिटिल अमाउंट में है फॉस्फोरस। चुटकी चुटकी ज्यादा नमक डाल देते हैं तो सब्जी का स्वाद खराब हो जाता है, इसलिए नमक भी अमाउंट में, एक कैलकुलेटेड अमाउंट में डालना है, ताकि जो प्रॉपर्टी है वो कंट्रोल्ड वे में आगे चले। दाल में पत्थर इतने नहीं भर देने कि स्वाद ही बिगड़ जाए, इतना पानी नहीं डाल देना कि पानी और दूध में पता भी ना चले कि होस्ट कौन है और गेस्ट कौन है। ये रिलेशनशिप मेंटेन होनी चाहिए। तो देखते हैं जरा क्या सीन बनता है। तो हमने क्या करा, 15 को डॉक कर दिया। इंप्यूरिटी कौन है हमारी, 15th है इंप्यूरिटी, और ये किस तरह की इंप्यूरिटी है, पेंटावैलेंट इंप्यूरिटी है, जिसके अराउंड 5 इलेक्ट्रॉन है, जो 5 बॉन्ड बना सके, वो पेंटावैलेंट है। और ग्रुप 14 हमारा होस्ट है, ग्रुप 14 होस्ट है, 15 हमारे लिए गैस है, वो इंप्यूरिटी है, पेंटावैलेंट। तो आप टेट्रावैलेंट में पेंटावैलेंट को डॉप कर रहे हैं, प्रोसेस इज कॉल्ड डॉपिंग। द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग इज कॉल्ड डॉपिंग। और डॉपिंग एक रेशो में की जाएगी। डॉपिंग के लिए होस्ट और गेस्ट में सिमिलर साइज होना चाहिए, और जो आप इंप्यूरिटी डालते दैट इज कॉल्ड डोपेंट, DOPANT, डोपेंट। तो देखिए क्या सीन बनेगा कि सिलिकॉन का क्रिस्टल है, मतलब सिलिकॉन तो चौधरी हो रहा है भाई, है ना, सारा साम्राज्य यहाँ पर सिलिकॉन का है। सिलिकॉन सिलिकॉन सिलिकॉन, आवाज आ रही चारों तरफ से, सिलिकॉन सिलिकॉन। तो लेकिन अब हमने बीच में क्या कर दिया था, हमने फास्फोरस को भी डाल दिया था, है ना। अब हमने बीच में अगर मान लीजिए फास्फोरस डाल दिया, तो फास्फोरस के पास 5 इलेक्ट्रॉन हैं, वो क्या कर लेगा, 4 तो बॉन्डिंग में यूज कर ही लेगा, है ना, 4 तो बॉन्डिंग में यूज कर लेगा, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन इसका फ्री रहेगा। फास्फोरस का एक इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया, यहां पर तो बॉन्ड तोड़ा तब जाके इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ, यहां तो बॉन्ड अभी तोड़ा ही नहीं है, अभी तो जस्ट मिलाया है,
मिक्सअप किया है, एक फास्फोरस का एटम है तो एक इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ, दो फास्फोरस के एटम हुए तो दो इलेक्ट्रॉन फ्री हो गए। अगर मैंने 1 मिलीग्राम फास्फोरस, 1 मिलीग्राम नहीं छोड़ो 1 माइक्रोग्राम भी अगर ऐड कर दिया ना, 1 माइक्रोग्राम में भी 10 रेज टू पावर अराउंड 17-18 फास्फोरस एटम होंगे। तो एक फास्फोरस से एक इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ तो इतने सारे फास्फोरस से भैया जी इतने सारे इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएंगे जो तुरंत जैसे ही आप एनर्जी अप्लाई करेंगे वो मूव करना शुरू कर देते हैं, और मूव करते हैं तो कंडक्शन आ जाता है। मतलब अब आपने टेम्परेचर नहीं बढ़ाया, जैसे यहाँ पे आप टेम्परेचर बढ़ा रहे थे, बॉन्ड तोड़े जा रहे थे, इलेक्ट्रॉन फ्री कर रहे थे, तब जाके कंडक्टिविटी बढ़ रही थी। यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है ना। यहाँ मैंने क्या बताया कि बच्चा पढ़ रहा है, नंबर आ रहे हैं, और पढ़ रहा है और नंबर आ रहे हैं, और पढ़ रहा है और नंबर आ रहे हैं, लेकिन यहाँ तो हमने कुछ मिलावट कर दी है, बच्चा साथ में फर्रा लेके आया है और फर्रे से रिजल्ट इंप्रूव हो रहा है भाई का। जितने ज्यादा फर्रे लाएगा उतने ज्यादा क्वेश्चन करके जाएगा, उतने ज्यादा मार्क्स उसके आएंगे। खैर नो प्रॉब्लम। हमने फास्फोरस को बाहर से डॉप किया था, जितने फास्फोरस आइटम हम ले रहे हैं उतने इलेक्ट्रॉन हम बढ़ा रहे हैं, उतने फ्री इलेक्ट्रॉन्स बढ़ा रहे हैं। जब आप एनर्जी अप्लाई करते हैं, पोटेंशियल थोड़ा सा भी देंगे, इलेक्ट्रॉन तुरंत एकदम से ड्रिफ्ट होगा, मूव करेगा, करंट बनेगा, कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी। इसकी जो कंडक्टिविटी है इसके मुकाबले में रूम टेम्परेचर पर भी बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, कई गुना है। तो कंडक्टिविटी आपने मल्टीप्लाई कर दी किसकी, जो 14-15 का था, एज कंपेयर टू प्योर सेमीकंडक्टर, एज कंपेयर टू इंट्रिंसिक। इनको कहा जाता है एक्सट्रिंसिक क्योंकि एक्सटर्नली कुछ मिलाया है, तो इसलिए नाम है एक्सट्रिंसिक। और ये प्योर नहीं है क्योंकि इनके अंदर डिफेक्ट क्रिएट हो गया, और ये भी एक पॉइंट डिफेक्ट है, एटॉमिक डिफेक्ट है। तो ये भी हमारा एक पॉइंट डिफेक्ट है, एटॉमिक डिफेक्ट है, क्योंकि एटम के अराउंड क्रिएट हो रहा है। तो यहां पर कंडक्टिविटी को आपने मल्टीप्लाई कर दिया है, 4 चांद आपने इसकी कंडक्टिविटी में एट रूम टेम्परेचर लगा दिया है। चलिए बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन इसको मैं जरा हटा देता हूं। जाओ भैया जी आप घर जाओ अपने। अब देखिएगा कि जब इलेक्ट्रॉन का कंडक्शन स्टार्ट होता है, बैंड थ्योरी अगर आपने पढ़ी है तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ी तो मैं उसका रिजल्ट आपको बता देता हूं कि इन केस ऑफ वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड, कि वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में बहुत ज्यादा गैप होता है, दिस इज कॉल्ड फॉरबिडन एनर्जी गैप। इन केस ऑफ इंसुलेटर, लेकिन वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में बहुत कम गैप या ऑलमोस्ट एक ओवरलैप्ड स्टेज होती है, ऑलमोस्ट एक ओवरलैप्ड स्टेज होती है। वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में एक ओवरलैप्ड स्टेज होती है, ये है हमारा कंडक्टर का केस। यानी इलेक्ट्रॉन बहुत आसानी से, बहुत ही आसानी से वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में शिफ्ट हो जाएगा, जैसा कि यहां पर होने वाला है। देखो इलेक्ट्रॉन एक एनर्जी लेवल पर है, लेकिन जैसे आप थोड़ी सी एनर्जी देते हैं, पोटेंशियल अप्लाई करते हैं, एनर्जी अप्लाई करते हैं, तो उसकी एनर्जी बढ़ती है। वो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में अगर चला जाता है तो कंडक्शन हो जाता है, नहीं जा पाता तो कंडक्शन नहीं होता, कंडक्टिविटी नहीं बनेगी। यहां पर क्या है, वो इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में तो नहीं है, अभी तो है वैलेंस बैंड में, लेकिन वैलेंस कंडक्शन के बहुत ज्यादा क्लोज है। जैसे थोड़ा सा मौका मिलेगा फुर्र से भाग जाएगा, कंडक्शन बैंड में वो चला जाएगा। कुछ इस तरह के हालात हैं। कौन सा इलेक्ट्रॉन, जो फ्री इलेक्ट्रॉन है। अब ऐसे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं फ्री, क्योंकि जितने फास्फोरस आप मिक्स करोगे उतने सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो वो सारे के सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स वो कहां पर हैं, अगर ये हमारा, क्योंकि इंसुलेटर का केस ले रहा हूं, ये मैं सेमीकंडक्टर का केस ले रहा हूं, तो गैप जो होगा वो इनसे थोड़ा ज्यादा और इनसे कम होगा। यानी कि यहां पर ये अगर कंडक्शन बैंड है तो ये कहीं ना कहीं मान लेते हैं वैलेंस बैंड है, लेकिन वो इलेक्ट्रॉन जो फ्री है, वो वैलेंस बैंड से थोड़ा ऊपर है, कंडक्शन से जस्ट थोड़ा सा नीचे है। बाकी इलेक्ट्रॉन तो यहां पर हैं, जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स हैं वो यहां है, लेकिन जो ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स है ना, जो 5th इलेक्ट्रॉन था, 15वां जो इलेक्ट्रॉन था फास्फोरस का, वो कंडक्शन बैंड से जस्ट थोड़ा सा नीचे, थोड़ा सा एनर्जी मिली, वो तुरंत वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में आ जाएगा। लेकिन टेम्परेचर अगर हम बढ़ाएं,
थोड़ा सा भी बढ़ाएं, अगर नहीं भी बढ़ाते तो रूम टेम्परेचर पर भी थोड़े बहुत कोवेलेंट बॉन्ड टूट जाते हैं। ऐसा नहीं है कि जो कंडक्शन होगा, जो कंडक्शन है इलेक्ट्रॉन का, वो दो तरह के इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं जो ये थे, लेकिन कुछ इलेक्ट्रॉन जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स हैं उनसे भी कुछ कंडक्शन होगा, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन से भी कुछ कंडक्शन होगा, लेकिन कब होगा? जब बॉन्ड टूटेंगे। जब बॉन्ड टूटेंगे, कुछ बॉन्ड तो रूम टेम्परेचर पे भी कोलैप्स हो जाते हैं, तो जैसे बॉन्ड टूटेंगे इलेक्ट्रॉन्स फ्री होंगे, होल्स भी बनेगा, इलेक्ट्रॉन्स भी फ्री होगा, एनर्जी देंगे तो वो इलेक्ट्रॉन फिर से वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में चले जाएंगे। कौन से? जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स के हैं, जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स हैं ये टूटेंगे और ये भी वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में चले जाएंगे, यानी कंडक्टेंस में और इजाफा होगा, और इजाफा होगा। वैसे तो 90% से ज्यादा जो कंडक्शन कर रहे हैं वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स कर रहे हैं, जो कि डोपिंग के थ्रू आए हैं, थ्रू डोपिंग। और जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स थे वो बॉन्ड टूटने से आए हैं, क्लीवेज, बॉन्ड क्लीवेज से आए, क्लीवेज ऑफ बॉन्ड। तो जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे, रूम टेम्परेचर से थोड़ा सा ऊपर करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा एटम फ्री होंगे, लेकिन जो मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन होता है वो इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स का होता है इस ओवरऑल कंडक्टेंस में। अब मैंने बताया कि जब बॉन्ड टूटेगा तो इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे और होल्स भी क्रिएट होंगे। तो यहां पर अगर मान लीजिए 100 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 90 इसके हैं, 10 इसके हैं, तो यहां पर 10 होल्स भी तो क्रिएट होंगे, 10 होल्स इसके आगे, 10 इलेक्ट्रॉन आगे और 90 इलेक्ट्रॉन आगे, तो 100 इलेक्ट्रॉन्स तो चलो चले जाएंगे वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में, 90 तो पहले ही रहेंगे। मतलब ऐसा कर लो कि 100 इलेक्ट्रॉन यहां है, 90 इधर आ गए, तो 10 इधर होंगे। अगर यहां से 10 इलेक्ट्रॉन है तो यहां पे 10 होल्स भी होंगे। तो लेकिन मेजॉरिटी में कौन है? क्योंकि होल्स की वजह से भी कंडक्शन है, क्योंकि जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन मूव करता है उससे अपोजिट डायरेक्शन में होल्स की मूवमेंट होती है, तो होल्स को एक पॉजिटिव चार्ज के तौर पे कंसीडर किया जाता है। होल्स आर assumed to be considered as positive charge and their direction of movement is exactly opposite to the direction of movement of electrons. So ये 1000 होता तो ये 900 के आसपास, मतलब एग्जैक्टली नहीं है 90, थोड़ा 90-95% ऐसा रहता है। और ये तो तब है जब आप थर्मल एनर्जी बढ़ा रहे हैं, एनर्जी दे रहे हैं, बॉन्ड को तोड़ रहे हैं, थोड़े बहुत बॉन्ड रूम टेम्परेचर पे टूट रहे हैं, उनसे कंट्रीब्यूशन आ रहा है। तो यहां पर जो मेजॉरिटी कैरियर है, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है, वो कौन है? इलेक्ट्रॉन्स हैं एज कंपेयर टू होल्स। देखिए कुछ बातें जो हमें अब तक समझ में आई वो क्या है कि ग्रुप 14 में 15 को डॉप किया, ये होस्ट है, ये गेस्ट है, इसके इतने पार्टिकल हैं तो इसका एक पार्टिकल है और कंपेरेबल साइज है, एक। दूसरी बात कि नंबर ऑफ phosphorus atom doped is equal to number of free electrons. Number of phosphorus atoms doped is equal to number of free electrons. उतने ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे। तो आपने तो यहाँ पे करोड़ों अरबों इलेक्ट्रॉन्स एकदम से बढ़ा दिए, जैसे आपने 1 मिलीग्राम भी अगर ऐड करा होगा 10-15 ग्राम सिलिकॉन के अंदर, तो इम्प्योरिटी के वजह से इसकी कंडक्टिविटी रूम टेम्परेचर पे ही मल्टीप्लाई होती जा रही है, राइट। इलेक्ट्रॉन्स भी हैं, होल्स भी हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स होल्स के मुकाबले बहुत ज्यादा हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स आर द चार्ज कैरियर्स, इलेक्ट्रॉन्स आर द चार्ज कैरियर्स। सो जितने फास्फोरस के एटम आप डाल रहे हैं उतने ही ज्यादा आपके फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते जा रहे हैं, कंडक्टिविटी मल्टीप्लाई होती जा रही है। तो ये कहानी हमने जो गढ़ी है या जो पढ़ी है वो कब हुई? जब 15 को 14 में डॉप किया, तो इलेक्ट्रॉन्स आता चार्ज कैरियर, इलेक्ट्रॉन्स में नेगेटिव चार्ज होता, तो सच टाइप ऑफ कंडक्टर कॉल्ड एन टाइप सेमीकंडक्टर। एन मींस नेगेटिव, एन मींस नेगेटिव। लेकिन एक क्वेश्चन है जो कई बार पूछा भी जाता है कि क्या ये वाकई में नेगेटिव टाइप है? क्या इन पे नेगेटिव चार्ज है? क्या इस कंडक्टर पे, क्या इस सेमीकंडक्टर पे नेगेटिव चार्ज है? क्या नहीं। देखिए एटम तो न्यूट्रल होता है, एटम पे कोई चार्ज नहीं होता। आपने एटम के अंदर एटम मिलाया है, एटम के अंदर आप एटम मिला रहे हो तो 2 एटम न्यूट्रल होंगे, 10 एटम भी न्यूट्रल ही होंगे, एक बात। लेकिन कहीं ना कहीं दिमाग में ये कीड़ा उछल रहा होगा कि यार नहीं, ये इलेक्ट्रॉन तो फ्री है। अरे फास्फोरस के अंदर अगर 15 इलेक्ट्रॉन है तो भाई 15 प्रोटॉन भी तो हैं। ये इलेक्ट्रॉन इसने कोई वैसे थोड़ी लूज कर दिया, कोई आयनाइज थोड़ी हो रहा है ये।
ये तो एक लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी में की तरफ जा रहा है। मतलब कि यहां पर ये फास्फोरस का एटम न्यूट्रल है और ये न्यूट्रल एनवायरनमेंट में ही ऐड किया गया है। तो ये पूरा का पूरा सेमीकंडक्टर न्यूट्रल होता है। नाम नेगेटिव इसलिए दिया गया बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स आर द चार्ज कैरियर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स की वजह से कंडक्टेंस यहां पर हो रही है। क्लियर हो गई होगी बात। तो दिस इज ऑल अबाउट एन टाइप सेमीकंडक्टर। अब हम लेते हैं इसका दूसरा भाई पी टाइप सेमीकंडक्टर, जिसको प्यार से कहा जा सकता है पॉजिटिव टाइप सेमीकंडक्टर। जैसे नेगेटिव टाइप सेमीकंडक्टर था, ये पॉजिटिव टाइप सेमीकंडक्टर है। और जो भी ये इम्प्योरिटी डिफेक्ट हैं ये बेसिकली सारे के सारे पॉइंट डिफेक्ट होते हैं। पॉइंट डिफेक्ट या एटॉमिक डिफेक्ट होते हैं। जब कोई डिफेक्ट एक एटम के अराउंड, एक पॉइंट के अराउंड क्रिएट होता है तो दैट इज कॉल्ड पॉइंट डिफेक्ट। और अगर एक इरेगुलरिटी पूरी एक रो में आ जाए तो वो लाइन डिफेक्ट हो जाता है ना। तो अब हम बात करते हैं कोवेलेंट सॉलिड में ही पी टाइप सेमीकंडक्टर की। पी टाइप सेमीकंडक्टर की बात करते हैं। जब हम 14 में 13 को डॉप करेंगे, 14 अपना होस्ट है, 13 अपना गेस्ट है। अगर इसके इतने पार्टिकल हैं तो इसका केवल एक पार्टिकल होगा और साइज कंपेरेबल है, कंपेरेबल साइज होता है और ये रेशियो हमें मेंटेन करके रखना है। तो अब फिर से हम वही करेंगे, सिलिकॉन या जर्मेनियम को पूरा मोल्टन स्टेट में लाएंगे और उसको उसमें हम गैलियम या एल्यूमिनियम की डॉपिंग कर देंगे, मिक्स कर देंगे, होमोजेनियस सॉल्यूशन बन जाता है जो जिसको बाद में ठंडा करके क्रिस्टल बना लिए जाते हैं। अब जैसे कि अब सिलिकॉन तो फिर से वही चौधरी हो गया सिलिकॉन, तो क्योंकि वो तो टेट्रावैलेंट है ना। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 गेट ऑन द डांस फ्लोर। तो इस बार सपोज कीजिए एल्यूमिनियम की एंट्री हमने करवा दी। इस बार अपना एल्यूमिनियम दो दो हाथ करने आ रहा है। तो इस तरह से कुछ सीन बन रहा है, राइट। तो एल्यूमिनियम के हम बाउंड बना देते हैं, 1 2 3 ये खाली रहेगा। अब देखिएगा जरा, देखिएगा। अब क्योंकि इस बार हमारा जिसकी हम डोपिंग कर रहे हैं, जो हमारा डोपेंट है वो एक ट्राइवैलेंट है, 3 बॉन्ड बना सकता है। पहले वाला पेंटावैलेंट था, तो एन टाइप में आपने पेंटावैलेंट को डॉप किया, पी टाइप में आप ट्राइवैलेंट को डॉप कर रहे हैं टेट्रावैलेंट में। जैसे एल्यूमिनियम या गैलियम को हम डॉप करते हैं सिलिकॉन जर्मेनियम टाइप के साथ। तो अब देखो यहां पर स्लॉट खाली है, होल बन गया, एक एल्यूमिनियम में एक होल लिया। अब होल्स क्या होते हैं? पॉजिटिव चार्ज कैरियर होते हैं, है ना। होल्स को आप एक पॉजिटिव चार्ज की तरह कंसीडर करते हैं। अब जितने आप एल्यूमिनियम लेंगे, क्योंकि 1 एल्यूमिनियम एटम इज क्रिएटिंग 1 होल, तो जितने ज्यादा आप एल्यूमिनियम एटम यहां पर डॉप कर रहे होंगे उतने ही होल्स यहां पर क्रिएट होते जा रहे होंगे। मींस नंबर ऑफ एल्यूमिनियम एटम डॉप्ड इज इक्वल टू नंबर ऑफ होल्स फॉर्म्ड। जितने ज्यादा आप एटम डाल रहे हैं, जितने एटम आप डोपिंग कर रहे हैं एल्यूमिनियम की, उतने ही ज्यादा होल्स क्रिएट होते जा रहे हैं। और होल्स अपने आप में क्या पॉजिटिव चार्ज है। क्यों इनको पॉजिटिव चार्ज के तौर पे कंसीडर किया जाता है? क्योंकि जो डायरेक्शन मूवमेंट इलेक्ट्रॉन की होती है उससे अपोजिट डायरेक्शन मूवमेंट होती है होल्स की, और हमेशा नेगेटिव चार्ज के पॉजिटिव चार्ज ही मूव करता है। तो इसलिए हम होल्स को पॉजिटिव चार्ज की तरह ही अज्यूम करते हैं। अब देखिए ये होल्स यहां पे क्रिएट हो गया, सिलिकॉन का एक इलेक्ट्रॉन अभी बेचारा फ्री होगा। तो अब सीन ये बनता है कि जितने एल्यूमिनियम लेंगे उतने होल्स क्रिएट होंगे। अब इन होल्स की मूवमेंट कैसे होगी? नेबरिंग इलेक्ट्रॉन आता है, इसको ट्रैप कर लेगा, होल्स तो फिल हो गया, लेकिन यहां पर एक होल क्रिएट हो जाएगा। उसको ट्रैप करने के लिए कोई साइड से आएगा तो होल क्रिएट हो जाएगा, तो होल तो यहां पे फिल हो गया लेकिन बैक में क्रिएट हो गया। मतलब अगर मैं यहां हूं, इधर होल है, तो मैं उस होल को ट्रैप करता हूं तो होल बैक में आ गया, है ना।
बैक से उसे ट्रैप करने के लिए कोई और आएगा तो और बैक में होल चला जाएगा, इलेक्ट्रॉन आगे जा रहे हैं तो होल्स पीछे जा रहे हैं, इस तरह से मूवमेंट चलती है। तो जितने ज़्यादा एटम हो रहे हैं एल्यूमिनियम के, उतने होल स्टेट हो रहे हैं, कंडक्टिविटी तो बढ़ रही है। अब फिर से वही बात आ गई कि रूम टेम्परेचर पे फिर भी कुछ ना कुछ बॉन्ड टूट जाते हैं, है ना, उस थर्मल एनर्जी से कुछ ना कुछ बॉन्ड डिसोशिएट हो जाते हैं रूम टेम्परेचर पे भी। और जैसे बॉन्ड टूटेगा एक इलेक्ट्रॉन फ्री होगा तो एक होल्स भी क्रिएट होगा। यानी कि आफ्टर बॉन्ड क्लीवेज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स is equals to number of holes। देखो जैसे बॉन्ड टूटा एक इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ, एक होल बना, एक बॉन्ड टूटा दो इलेक्ट्रॉन फ्री हुए, दो होल्स फ्री हुए, लेकिन होल्स तो पहले भी थे। तो अब होल्स का नंबर बढ़ गया, है, इसीलिए यहां पर नंबर ऑफ होल्स पर यूनिट वॉल्यूम बहुत ज्यादा होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से, इसलिए यहां पर होल्स आर दी charge carriers। Holes are the charge carriers। ओके, तो क्या लगता है पॉजिटिव चार्ज है इस सेमीकंडक्टर पर क्या? नहीं, जैसा पहले में था वैसा अब भी रहेगा। भाई आपने एटम के अंदर एटम मिलाया है, सिलिकॉन का क्रिस्टल था जो कि यहाँ पे न्यूट्रल था, और उसमें आपने एल्यूमिनियम के एटम्स डाल दिए हैं, तो एटम डालोगे तो वो न्यूट्रल ही रहेगा। तो देखने में लगता है बेशक ये तो पॉजिटिव हो सकता है, लेकिन दोस्तों याद रखिए ये न्यूट्रल होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स भी फ्री होते हैं, होल्स भी फ्री होते हैं, लेकिन होल्स यहाँ पर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं। जैसे कि एन टाइप में इलेक्ट्रॉन्स वहाँ पर ज़्यादा अमाउंट में थे, ज़्यादा नंबर में थे, तो इलेक्ट्रॉन्स फॉर द चार्ज कैरियर। तो यहाँ पर जो सेमीकंडक्टर बन सकते हैं, जैसे हमारा सिलिकॉन के साथ हम एल्यूमिनियम की डोपिंग कर सकते हैं, जर्मेनियम के साथ हम गैलियम की डोपिंग कर सकते हैं, इस टाइप से बहुत तरह के सेमीकंडक्टर बनते हैं। और जो कंडक्टिविटी होती है, ये बात ध्यान रखिएगा कि जो कंडक्टिविटी होती है प्योर से ज्यादा एक्सट्रिंसिक की होती है, एक्सट्रिंसिक की सबसे ज्यादा होती है कंडक्टेंस, यानी कि डोपिंग से कंडक्टिविटी बढ़ाई जाती है, कंडक्टिविटी बढ़ाई जाती है। और ये पॉइंट इफेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर एक एटम वो नहीं है जो होस्ट का है, कोई बाहर से ऐड किया गया है, तो ये एक तरीके का इम्प्योरिटी डिफेक्ट है। और इम्प्योरिटी डिफेक्ट के थ्रू आप कंडक्टिविटी को मल्टीप्लाई कर देते हैं। और ये जो आपने पढ़े हैं अब तक, ये कोवेलेंट सॉलिड में पढ़े हैं, कोवेलेंट सॉलिड में कंडक्टिविटी को कैसे इंप्रूव किया जा रहा है वो आपने पढ़ा है। अब हम इसको देखते हैं आयोनिक सॉलिड में, कि आयोनिक सॉलिड में भी क्या इम्प्योरिटी ऐड करके कंडक्टिविटी को मल्टीप्लाई किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। चेक कर लेते हैं एक बार। देखिए, जैसे कोई आयनिक सॉलिड अगर हम लें, आयनिक सॉलिड ले लेते हैं लाइक NaCl, तो इम्प्योरिटी डिफेक्ट इन आयोनिक सॉलिड, जैसे NaCl या KCl ये हमारा होस्ट है, और इसमें स्ट्रोंशियम क्लोराइड या कैडमियम क्लोराइड या बेरियम क्लोराइड टाइप का कोई गैस हम ऐड करने जा रहे हैं। किस रेशो में? इस रेशो में, ठीक है। ये बुक टू बुक वेरी करेगा, ध्यान रखिए। सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल है, मेल्ट कर दिया, स्ट्रोंशियम क्लोराइड इस कैलकुलेटेड अमाउंट में ऐड कर दिया, होमोजेनियस सॉल्यूशन बना दिया, ठंडा कर दिया, क्रिस्टल बन गया। ठंडा बहुत आराम से करेंगे भाई, तसल्ली से करेंगे। चलिए, अब हमें जो क्रिस्टल मिलेंगे, क्योंकि आपने इंप्योरिटी ऐड किया ना, और इंप्योरिटी आपने कैसे ऐड की है? आयनिक ऐड की है, स्ट्रोंशियम क्लोराइड, कैडमियम क्लोराइड, इस तरह की इंप्योरिटी सोडियम क्लोराइड के लैटिस में आपने डाल दी है। तो देखिएगा, सोडियम आयन, क्लोराइड आयन, सोडियम आयन, क्लोराइड आयन, क्लोराइड, सोडियम, क्लोराइड, सोडियम, सोडियम, क्लोराइड। चलिए कुछ इस तरह का सीन ले लेते हैं। पहले तो एक आइडियल सोडियम क्लोराइड का, पहले तो एक आइडियल ले लेते हैं, ताकि उस आइडियल से समझाना थोड़ा आसान हो जाएगा। देखिए, तो आइडियल अरेंजमेंट है, परफेक्ट अरेंजमेंट है। वन सोडियम आयन possess 1 unit positive charge,
और मैंने बताया डिफेक्ट कोई भी हो, डिफेक्ट कोई भी हो, इससे पहले वाली 2 वीडियो में आप जान चुके हैं, डिफेक्ट कोई भी हो, स्टीचोमेट्रिक, नॉन स्टीचोमेट्रिक या इम्प्योरिटी, पोलैरिटी कभी नहीं बदलेगी, पोलैरिटी कभी नहीं चेंज होगी। 2 सोडियम आयन इज नाउ रिप्लेस्ड बाय 1 स्ट्रोंशियम आयन। पॉजिटिव चार्ज ज्यादा ना, 1 स्ट्रोंशियम आयन कैन रिप्लेस 2 सोडियम आयन। चलिए जी, 2 सोडियम आयन अब हमसे विदा ले चुके हैं। अगर 2 सोडियम आयन चले गए तो वैकेंसी बन रही है, लेकिन 1 स्ट्रोंशियम आयन हमने ट्रैप कर दिया, लेकिन एक वैकेंसी तो बन गई भाई, कैटायन अब अपनी पोजीशन पर नहीं है, स्टीचोमेट्री तो कहीं ना कहीं बिगड़ रही होगी, लेकिन खैर चलो ये तो एक तरह का मिक्सचर है, बट फिर भी बिगड़ रही है। स्ट्रोंशियम ऐड कर दिया, कैटायन चला गया, एक तरीके से ये कहीं ना कहीं मेटल डेफिशिएंसी की तरफ भी तो जा रहा है, कहीं ना कहीं ये मेटल डेफिशिएंसी को भी तो फेवर कर रहा है, जो इससे पहले वाली वीडियो में हमने Fe.95O में केस देखा था, जहां पे 3 फेरस आयन रिप्लेस बाय 2 फेरिक आयन। वहां पर तो एक ही आयन की 2 वेरिएबल ऑक्सीडेटिव स्टेट थी, लेकिन यहाँ पर तो एक जो हायर ऑक्सीडेटिव स्टेट की इंप्योरिटी है वो लोअर ऑक्सीडेटिव स्टेट में होस्ट को ही रिप्लेस कर रही है, कर दिया गया, होल्स क्रिएट हो गया, एक वॉइड क्रिएट हो गया, होल्स क्रिएट हो गया, वॉइड क्रिएट हो गया, एक इंटरस्टिशियल साइट, चलो वो तो अलग है, ये होल्स क्रिएट हो गया। अब जब जानते हैं जैसे जैसे होल्स बढ़ते हैं कंडक्टिविटी बढ़ती है ना, जितने इलेक्ट्रॉन्स फिल होंगे कंडक्टिविटी बढ़ेगी, नंबर ऑफ होल्स फिल होंगे तो भी कंडक्टिविटी बढ़ेगी, तो यहां पर नंबर ऑफ होल्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंडक्टिविटी। अब देखिए 1 स्ट्रोंशियम आयन प्रोड्यूस 1 कैटायन वैकेंसी, 1 स्ट्रोंशियम आयन प्रोड्यूस 1 कैटायन वैकेंसी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। तो जितने स्ट्रोंशियम आयन आप ऐड करेंगे उतने ज्यादा होल्स क्रिएट हो जाएंगे, और जितने ज्यादा होल्स क्रिएट हो जाएंगे मोबिलिटी बढ़ जाएगी ना, कुछ मूवमेंट, कुछ जगह बन रही है अंदर। देखो एक तो क्लास है जिसमें बच्चे बिल्कुल भरे पड़े हैं, मूव करने की जगह नहीं मिल रही है, जिसमें से 5-6 बच्चे अगर चली गए तो थोड़े सरकने की तो जगह मिल ही जाएगी ना, थोड़ा सा मूवमेंट अलाउ हो जाएगी, कंडक्टिविटी बढ़ जाती है इससे। तो यहां पर भी आयनिक सॉलिड की कंडक्टेंस को इंप्योरिटी ऐड के थ्रू आप मल्टीप्लाई कर देते हैं, बढ़ा देते हैं, क्योंकि उनमें भी होल्स क्रिएट हो जाते हैं। अगर मैं सपोज करो कैडमियम ऐड करता तो 1 कैडमियम रिप्लेस 2 सोडियम आयन, तो अगर हम यहां पर 4 सोडियम को रिप्लेस करेंगे तो 4 सोडियम आयन को रिप्लेस करने के लिए हमारे पास 2 स्ट्रोंशियम आयन होंगे। मान लीजिए 4 सोडियम चले गए, ठीक है, और उनके बदले में 2 स्ट्रोंशियम आयन आ गए, तो 2 वैकेंसी भी तो क्रिएट होगी ना। तो इसलिए जितने स्ट्रोंशियम आयन आप ऐड करेंगे उतनी ही वैकेंसी क्रिएट होती चली जाएगी, और उतनी ही ज्यादा कंडक्टिविटी भी बढ़ती चली जाएगी। तो यहां पर हम सीधा सा ये देख रहे हैं कि कंडक्टिविटी चाहे वो कोवेलेंट सॉलिड हो या आयनिक सॉलिड हो, डोपिंग के थ्रू कंडक्टिविटी मल्टीप्लाई हो रही है। तो अब डिस्कस करते हैं विद रिस्पेक्ट टू न्यूमेरिकल कि अगर हम NaCl को डॉप्ड कर दें 10⁻³ mole% of strontium chloride, what is the concentration of cation vacancy? देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम्स में पूछा गया है। देखिए NaCl तो हमारा होस्ट है ना, NaCl तो हमारा होस्ट है, और स्ट्रोंशियम क्लोराइड हमारा यहां पर गेस्ट है, दैट इज द होस्ट एंड गेस्ट रिलेशनशिप। देखो NaCl इज डॉप्ड विद दिस मच मोल% स्ट्रोंशियम क्लोराइड। इसका मतलब ये है, परसेंटेज मतलब 100, इसका मतलब है 100 मोल्स ऑफ NaCl डॉप्ड विद 10⁻³ मोल्स ऑफ स्ट्रोंशियम क्लोराइड। इस स्टेटमेंट को समझ लीजिए। देखिए 10⁻³ मोल स्ट्रोंशियम क्लोराइड इन 100 मोल NaCl, क्योंकि NaCl हमारा होस्ट है और होस्ट हमेशा गेस्ट से ज्यादा होता है, राइट। और हमें वैकेंसी बतानी है
if NaCl is dotted with this much, what is the concentration of cation vacancies in 1 mole of NaCl? In 1 mole NaCl, right? तो 100 मोल में इतने मोल स्ट्रोंशियम क्लोराइड के ऐड किए हैं, तो 1 मोल NaCl में 100 नीचे आएगा, तो 10⁻³ हो गया, वही है जो रेशियो में बोल रहा था, 1:10⁻5। तो यानी कि अगर सोडियम क्लोराइड का 1 मोल है तो इसका 10⁻5 मोल होंगे स्ट्रोंशियम क्लोराइड के। ओके, नो प्रॉब्लम। कितने मॉलिक्यूल होंगे? 1 मोल में इतने मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो इतने मॉलिक्यूल्स आपने स्ट्रोंशियम क्लोराइड के ऐड कर दिए, ये भी नो प्रॉब्लम। तो 6.022 10⁻18। अब एक मॉलिक्यूल में एक स्ट्रोंशियम आयन है, तो जितने मॉलिक्यूल आप ऐड करोगे उतने ही स्ट्रोंशियम आयंस भी हो जाएंगे। और अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा कि एक स्ट्रोंशियम आयन जब आता है तो 2 सोडियम को रिप्लेस करता है और वैकेंसी एक क्रिएट होती है। तो जितने स्ट्रोंशियम आयन आप ऐड करेंगे उतनी ही तो कैटायन वैकेंसीज हो गई। सो डियर स्टूडेंट्स, दिस मच ऑफ कैटायन वैकेंसीज इन 1 मोल ऑफ NaCl। देखिए दोबारा देखिए, 10⁻³ मोल ऑफ स्ट्रोंशियम क्लोराइड इज डॉप्ड इन 100 मोल NaCl। 100 NaCl मोल में इतने मोल डॉप किए, तो एक में इतना करेंगे। अब जितने मोल हैं इसके मॉलिक्यूल बना लिए, 1 मोल में एवोगैड्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो इतने मोल में इतने मॉलिक्यूल्स हो गए। इसके एक मॉलिक्यूल में 1 स्ट्रोंशियम आयन है, तो जितने मॉलिक्यूल होंगे उतने ही स्ट्रोंशियम आयन होंगे, और जितने स्ट्रोंशियम आयन होते हैं दोस्तों उतनी ही कैटायन वैकेंसी क्रिएट होती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पता नहीं सीबीएसई वालों को तो इससे बहुत ही ज्यादा मोहब्बत है, बहुत पूछते हैं इस क्वेश्चन को, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत डिफरेंट है। इसके लिए आपको थोड़ी अच्छे लेवल की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, तब आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। क्वेश्चन देखिए, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। इफ एल्यूमिनियम आयन रिप्लेस सोडियम आयन, जैसे यहां पर NaCl में डॉपिंग कर रहे थे स्ट्रोंशियम क्लोराइड की, यहां पर कहीं ना कहीं एल्यूमिनियम क्लोराइड को चांस दे रहे हैं। NaCl, if aluminium ion replaces sodium ion at the edge center of NaCl lattice, then calculate vacancy in 1 mole NaCl। चलिए, NaCl के 1 मोल में कितनी वैकेंसी क्रिएट होंगी अगर एज सेंटर के सोडियम आयन को एल्यूमिनियम रिप्लेस कर देता है? तो अब देखिए, जरा ध्यान से समझिएगा, क्योंकि सोडियम क्लोराइड में हमें अरेंजमेंट पता होनी चाहिए। अगर नहीं पता तो आप मेरी वीडियो देखिए, सॉलिड स्टेट में वीडियो नंबर 7 है, जिसमें रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर और डिफरेंट स्ट्रक्चर को हमने एक्सप्लेन किया हुआ है। वहां पर हमने इनकी अरेंजमेंट को विद डायग्राम बड़े प्रॉपरली तरीके से देखा है। तो क्लोराइड की अरेंजमेंट होती थी CCP अरेंजमेंट, A लेयर, B लेयर, C लेयर, सारी लेयर CC, और सोडियम आयन होता था 100% ऑक्टाहेड्रल वॉइड में। ऑक्टाहेड्रल वॉइड 2 जगह होते हैं, कहां कहां पर? एज सेंटर पे और बॉडी सेंटर पे। एज सेंटर, बॉडी सेंटर। एक यूनिट सेल के अंदर जो एज होती है, एक एच 4 यूनिट सेल में कॉमन होती है, तो एक एज के सेंटर पे 1/4 है, तो इस तरह की 12 एजेस हो गई। तो 3 एटम कहां आ गए? एज के सेंटर पर आ गए हैं, और 1 एटम इज एट बॉडी सेंटर। तो NaCl के एक यूनिट सेल में 4 सोडियम है, एक बॉडी सेंटर पर है और 3 एज के सेंटर पर है। और क्लोराइड है CCP। CCP का मतलब है तमाम कॉर्नर्स और तमाम फेस सेंटर्स पोजीशन। एक कॉर्नर पे, एक फेस के सेंटर पे, तो टोटल आ गए 4, राइट। चलिए, अब कहानी, ये तो बेसिक चीज थी जो आपको पहले पता होनी चाहिए थी कि NaCl के अंदर एटम, क्लोराइड जो है वो CCP अरेंजमेंट में है, और जो सोडियम है वो बॉडी सेंटर पर भी है और एज के सेंटर पे भी है। टोटल 12 एज होती हैं, लेकिन 1 एज इज द कॉमन एज ऑफ 4 यूनिट सेल। तो एज के सेंटर पर जो एटम होगा वो पूरा एक यूनिट सेल में नहीं आता, वो 4 यूनिट सेल में बढ़ जाता है। तो एक यूनिट सेल पे 1/4 होता है, एक एज पे 1/4, तो 12 एज पे, यानी कि कुल मिलाकर मैं ये कह सकता हूं कि पूरे एक यूनिट सेल में जो 3 सोडियम एटम है वो एज के सेंटर पर है और एक बॉडी सेंटर पर। हमें कौन सा सोडियम रिप्लेस करना है? जो एज के सेंटर पर है, हमें वो सोडियम रिप्लेस करना है दोस्तों जो एज के सेंटर पर है। अब एक एल्यूमिनियम कितने सोडियम को रिप्लेस कर सकता है? 3 सोडियम, सो दैट द न्यूट्रलिटी मेंटेन, पॉजिटिव चार्ज
3 यूनिट पॉजिटिव चार्ज आएगा तो 3 यूनिट आएगा। अब अगर मान लो 3 सोडियम चले गए और 1 एल्यूमिनियम आ गया तो वैकेंसी तो 2 क्रिएट होंगी ना, यानी जितने एल्यूमिनियम आएंगे उसका 2/3 कैटायन वैकेंसी क्रिएट हो जाएगा। अब मुझे ये देखिए, अब मुझे बताइए आप, हमें 1 मोल NaCl की बात करनी है, तो देखिए 1 मोल ऑफ NaCl, 1 मोल ऑफ NaCl में 1 मोल सोडियम आयन है, राइट, ओके रिपोर्ट है। अब ये जो 1 मोल ऑफ सोडियम आयन है इसमें 3/4 एज सेंटर पर है और 1/4 बॉडी सेंटर पर है। मेरे ख्याल से समझ में आ रही होगी ये बात कि 3/4 जो सोडियम आयन है ये एज सेंटर पर होंगे और 1/4 सोडियम आयन बॉडी सेंटर पर है। ये तो सारे के सारे रिप्लेस हो जाएंगे क्योंकि एच के सेंटर पर 3 है और 3 सोडियम आयन को 1 एल्यूमिनियम आयन रिप्लेस कर देता है, तो इतने सोडियम आयन रिप्लेस हो जाएंगे, ठीक है, और एल्यूमिनियम आ जाएगा। चलो निकाल लेते हैं 3/4 ऑफ दिस। तो देखिए 1 मोल में ये होगा 1/4 इंटू एवोगैड्रो, इतने सोडियम आयन तो वहां है और इतने सोडियम आयन एच के सेंटर पर है, ये सारे के सारे चले गए, खाली हो गए, और अब कौन आ गया, एल्यूमिनियम आ गया। एल्यूमिनियम इनको रिप्लेस कर रहा है, इन सबको, ऑल दी सोडियम आयंस आर नाउ रिप्लेस्ड बाय एल्यूमिनियम। तो जितने ये हैं उन सबको एल्यूमिनियम आयन ने रिप्लेस कर दिया। इसको जरा एक बार कैलकुलेट भी कर लेते हैं, 2 से उड़ा देते हैं, 2 से उड़ा देंगे तो 3.011 आ जाएगा, और चलो ये 9 अराउंड 4.5 के आसपास ले लेते हैं, 4.5 10⁻23 इतने सोडियम आयन है। अब देखिए जितने 3 सोडियम आयन गए, ध्यान से समझिएगा, 3 सोडियम आयन, 3 ही सोडियम आयन तो हैं जो एच के सेंटर पर है पूरे 1 यूनिट सेल के अंदर, वो तीनों चले गए। तो जितने भी सोडियम आयन एच सेंटर पर हैं इतने सारे हैं, ये सारे चले गए। अब इनमें से 1/3 तो एल्यूमिनियम ऑक्यूपाई कर लेगा, इनका 1/3 ऑफ दिस इज ऑक्यूपाइड बाय एल्यूमिनियम, और इसका जो 2/3 है वो तो खाली रहेगा, वही तो है कैटायन वैकेंसी। यस, दिस इज माय डियर कैटायन वैकेंसी, दिस इज द कैटायन वैकेंसी। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, एक बार मैं दोबारा इसको क्लियर करता हूं, वरना फिर आप कमेंट सेक्शन में कहोगे सर समझ में तो आया नहीं, क्या ड्रामा कर दिया आपने। देखिए NaCl का स्ट्रक्चर आपके दिमाग में होना चाहिए, तभी आप ये क्वेश्चन समझ सकते हैं। अगर आपको नहीं आता तो आपको वीडियो पहले देखनी पड़ेगी। एल्यूमिनियम आयन ने क्या किया, NaCl के उन सोडियम आयन को रिप्लेस कर दिया जो कि एच सेंटर पर प्रेजेंट थे, सारे के सारे, कुछ नहीं बख्शा, सबको लपेट दिया। तो बताओ जी 1 मोल ऑफ NaCl में कितनी कैटायन वैकेंसी होंगी, नो प्रॉब्लम। तो अब देखिए जितने हमने 1 मोल सोडियम आयन के अंदर 1 मोल ऑफ NaCl के अंदर 1 मोल ऑफ सोडियम आयन है, तो जितने भी सोडियम आयन है उसमें से 1/4 बॉडी सेंटर पर होते हैं और 3/4 एच सेंटर पर होते हैं। तो 3/4 सोडियम आयन एच सेंटर पे, 1/4 चलिए। तो जो एच सेंटर वाले हैं तो सारे रिप्लेस हो गए, 3 सोडियम को 1 एल्यूमिनियम रिप्लेस कर सकता है, तो सारे के सारे सोडियम आयन जो एच सेंटर पे थे वो रिप्लेस हो गए एल्यूमिनियम के थ्रू, इतने सारे रिप्लेस हो गए एल्यूमिनियम के थ्रू। अब देखिए तो जितने सोडियम थे उसका 1/3 एल्यूमिनियम आ गया ना, उनका 1/3 तो एल्यूमिनियम आ गया, अगर 3 गए तो 1 आया ना ये, तो इतने सोडियम आयन थे हमारे पास एच सेंटर पे, उसका 1/3 तो एल्यूमिनियम ने ट्रैप कर लिया, लेकिन 2/3 तो वैकेंसी बच गई ना। तो जितने सोडियम आयन रिप्लेस हुए उनका 2/3 कैटायन वैकेंसी बन चुकी है। और दोस्तों जितनी ज्यादा वैकेंसी होती है उतने ज्यादा होल्स क्रिएट होते हैं और उन होल से फिर वो कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। तो दोस्तों आपने इस कॉन्सेप्ट को जरा एक बार मैं फटाक से ब्रीफ कर देता हूं जो आज आपने इस वीडियो में पढ़ा है। हमने सबसे पहले पढ़ा डोपिंग। तो डोपिंग हमने देखा कि डोपिंग का मतलब होता है एक तरीके से मिलाना, किसको किससे मिलाना, होस्ट और गेस्ट को एक दूसरे मिक्सअप करते हैं, लेकिन मिक्सअप किसको किया जाता है, जिनका साइज कंपेरेबल होता है।
आस पास, जिनकी प्रॉपर्टीज में काफी हद तक सिमिलैरिटी होती है, उनको मिक्सअप किया जाता है। हमने दो कैटेगरी पढ़ा था, कोवेलेंट सॉलिड में और आयनिक सॉलिड में। कोवेलेंट सॉलिड में फिर हमने दो कैटेगरी देखी थी, प्योर सेमीकंडक्टर और इम्प्योर सेमीकंडक्टर। प्योर का मतलब था जिसको हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहते थे, जिसमें सिलिकॉन और जर्मेनियम की जब हम बॉन्ड तोड़ा करते थे, टेम्परेचर बढ़ाते थे तो इलेक्ट्रॉन्स फ्री होते थे, होल्स क्रिएट होते थे, कंडक्टिविटी बढ़ती थी। फिर हमने डॉपिंग का सहारा लिया, हमने 14 में 15 को डॉप किया और 14 में 13 को डॉप किया। ट्राइवैलेंट और टेट्रावैलेंट की हमने डॉपिंग, ट्राइवैलेंट और पेंटावैलेंट की डॉपिंग हमने टेट्रावैलेंट में की। और हमें दो इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मिले, एन टाइप और पी टाइप। उनकी कंडक्टिविटी को हमने कंसीडर किया कि कैसे उनकी कंडक्टिविटी इंक्रीज हो रही है। फिर हमने ये कॉन्सेप्ट आयनिक सॉलिड में लगाया एंड देन फाइनली हमने इसको न्यूमेरिकल में भी कंसीडर किया कि न्यूमेरिकल किस किस तरह के बन सकते हैं। तो दोस्तों, बच्चों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज प्लीज इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स में, अपने स्कूल फ्रेंड्स में, अपने दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों में चैनल का रिकमेंडेशन दीजिए, चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करवाइए। आपकी जो भी प्रॉब्लम है वो कमेंट सेक्शन में डालिए, आपको मैं श्योर कर रहा हूं वो आपकी प्रॉब्लम नहीं रहेगी, वो आपको 100% दी जाएगी सॉल्व करके। एक चीज का मुझे बहुत ज्यादा इंतजार रहता है, वो है कमेंट सेक्शन में आपके कमेंट्स का। जी हाँ, आपके पॉजिटिव कमेंट्स का बहुत बेसब्री से इंतजार रहता है। एक एक कमेंट को मैं, अच्छे वाले कमेंट को तो कई कई बार पढ़ लेता हूँ, क्योंकि थोड़ा सा मोटिवेशन मिल जाता है, बहुत अच्छा फील गुड फैक्टर बना रहता है नेक्स्ट वीडियो के लिए भी। सो आपको इस वीडियो में क्या सबसे बेस्ट पार्ट लगा वो भी बताइए, और क्या कौन सा पार्ट आपको नहीं अच्छा लगा चलो वो भी बता दीजिएगा, ताकि मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में ओवरकम कर सकूं, उसको दूर कर सकूं। तो दोस्तों, लगातार पढ़ते रहिए। थैंक यू।